इंडियन आइकोनोग्राफी। सो आइकोनोग्राफी आर जस्ट लाइक आइकन्स, जो हम मूर्ति बनाते हैं जिसमें आइकन्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग होता है उसका एक रेप्लिका बनाते हैं मूर्ति में। सी दिस इज वन एग्जांपल ऑफ आइकन, जो नटराजा का जो स्टैचू है नटराज का, तो दिस इज वन आइकन। सो लेट अस सी हाउ इंडियन आइकोनोग्राफी हैज बिगिन। The Gandhara school of art came to the Gandhara school of art came into being in the second century BCE in Afghanistan and neighboring region. It has Greek and Persian influence. So Gandhara जो art form था, school of art means there are some people who are involved in this kind of art. एक distinctive art form होता है, जैसे गंधारा आर्ट फॉर्म है, उसका इन्फ्लुएंस किससे हुआ था? ग्रीक और पर्शियन इन्फ्लुएंस था। सो ग्रीक का जो आर्ट फॉर्म था और पर्शिया का जो आर्ट फॉर्म था उससे इन्फ्लुएंस हुआ था गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। स्कूल ऑफ आर्ट मतलब कुछ लोग एक ही टाइप का आर्ट फॉर्म में काम करते हैं, एक ही टाइप का आर्ट बनाते हैं। सो दिस इज गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ साड़ी, सो बनारसी साड़ी जो बनारस में मिलता है, वाराणसी में मिलता है, वो साड़ी अलग होगा, उसका कुछ वहाँ के जो लोग होते हैं उन्होंने वो डेवलप किया हुआ है साड़ी। कहीं और आप जाओगे तो अलग टाइप का साड़ी मिलेगा आपको। तो ये आर्ट एक स्कूल होता है। एक स्कूल मतलब एक कुछ लोग होते हैं जो एक ही तरीके का काम करते हैं। सो वैसे ही आर्ट में तो एक स्कूल होता है, या म्यूजिक में जो घराना होता है, कि म्यूजिशियंस का जो घराना होता है, कि ये जो सिंगर्स का घराना है, मतलब उनका एक ही डिस्टिंक्टिव स्टाइल होता है, कि सभी सिंगर्स एक ही स्टाइल फॉलो करते हैं तो एक घराने के होंगे। वैसे स्कूल ऑफ आर्ट मीन्स एक ही स्कूल में बिलोंग करते हैं, मतलब एक ही टाइप का आर्ट करते हैं। सो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज हैविंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम ग्रीक एंड पर्शियन इन्फ्लुएंस। In the first to third century BCE, first to third century CE, that is the that is the Kushana period when Kushanas were ruling in India. Saw the rise of Mathura School of Art. Mathura School of Art मतलब जो मथुरा एरिया है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने डेवलप किया था आर्ट फॉर्म। द मथुरा स्कूल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इंक्लूड्स एवरीथिंग अबाउट मेकिंग इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस। तो ये गॉड का और गॉडेस का इमेज, तो ये इमेज नहीं बनाएंगे, एक स्टैचू जैसे बनाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज iconography. The Kushana king made use of images of various deities मतलब जो गॉड होते हैं उनका इमेजेस बना देते ऑन देयर कॉइन। सो कॉइन के ऊपर इमेजेस बना देते। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता एम्पायर द iconographic rules were formulated and standards फॉर स्कल्पचरल आर्ट वेयर सेट। तो ये स्कल्पचर बनाया तो इसके रूल्स सेट हुए कि कैसे बनाना चाहिए। तो सभी लोग एक ही रूल फॉलो करेंगे, कैसे उसका एक स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, सभी के लिए रूल्स बनाया। तो दिस इज ड्यूरिंग गुप्ता टाइम। गुप्ता मीन्स व्हेन गुप्तास वेर रूलिंग इन इंडिया। द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्ज इमेजेस वेर डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ छोला किंग ड्यूरिंग 9th to 13th century. Patronage means under the permission or under the approval. So Chola king was supporting sculptures, supporting the artists who were making sculptures. That is, so Chola king ने उनको support किया, financially help किया या उनको support किया. So during that time, bronze images were developed. Bronze idols of god and goddesses like Sita Parvati, Nataraj, Lakshmi, Vishnu were made in this period. Architecture and sculpture. There are number of rock cut caves in India. See, rock cut caves मतलब एक बड़ा रॉक है, उसको हमने कट किया, उसके अंदर केव्स बनाया, गुफा बनाया, और गुफा के अंदर टेम्पल्स या अलग अलग डेकोरेटिव आइटम्स सब हमने बनाया, स्कल्पचर्स बनाया. सो दिस टाइप ऑफ रॉक कट केव्स आर इन इंडिया. The tradition of rock cut caves originated in India in the 3rd century BCE, 3rd century before Christ, before Common Era. Technically, the composition of rock cut represents a union of architecture, sculpture, art. सो वहाँ आर्किटेक्चर भी बनाएंगे, एक बड़ा हम लोग एक बिल्डिंग अंदर एक रूम जैसा बनाएंगे, तो आर्किटेक्चर, एंड देन वो आर्किटेक्चर में वो रूम में क्या होगा, अलग अलग स्कल्पचर्स होंगे. तो दोनों टाइप का आर्ट यूज करते हैं, आर्किटेक्चर ऑल्सो एंड स्कल्पचरल आर्ट ऑल्सो. Its entrance and interiors with its carved columns and images are excellent specimen of sculptural art. So ये जो एग्जांपल है अजंता केव नंबर 18 नंबर एंट्रेंस. तो ये जो एंट्रेंस है उसके बाहर हमने पिलर्स बनाया, पिलर्स के ऊपर डेकोरेटिव आइटम्स बनाया, अंदर भी जाओगे तो डेकोरेटिव आइटम्स है. तो दिस इज द एग्जांपल कि ये रॉक कट, एक रॉक को हमने कट करके उसके अंदर ऐसा डेकोरेटिव आइटम्स बनाया. सो इट इज कार्व्ड कॉलम्स. तो ये जो है पिलर्स है, दिस आर कॉलम्स. तो कॉलम्स को भी हमने कार्व किया हुआ है, इसके अंदर ऊपर कार्विंग किया हुआ है. सो एंड सीलिंग्स, तो उसके ऊपर का सीलिंग के ऊपर भी कार्विंग किया हुआ है. This there are some paintings also.
सो पेंटिंग्स आर ऑल्सो ऑन द सीलिंग्स पेंटिंग सीलिंग्स के ऊपर भी है. The paintings on the walls and ceiling have survived in some of the caves till today. So even today we can see that painting. So you can imagine how much good the paintings are. What is the quality of the color. The rock cut caves in Ajanta and Virul in Maharashtra are declared as World Heritage Site in 1983. So these are UNESCO's World Heritage Sites. So these are very famous. People from all around the world are going and visiting these caves. See, then the temple architecture in India began to develop around 4th century CE. During the Gupta period, the temples built at the beginning of Gupta period had only the scantum स्कैंटम मतलब क्या होता है कि भगवान का आपने कभी मंदिर देखा होगा तो मंदिर के भगवान का मूर्ति क्या होता है कि अंदर होता है एकदम. वहाँ एक सेपरेट रूम होता है. जैसे मराठीमध्ये आपण त्याला गाभारा बोलतो की देवाचा गाभारा असतो की अंदर तक जाना पड़ता है. मंदिर होता है. मंदिर के सीधा हमें मूर्ति नहीं दिखेगा. किस किस मंदिर में होता है कि मंदिर में एंटर करेंगे तो सीधा मूर्ति दिखेगा. किसी किसी मंदिर में क्या होता है कि अलग सेपरेट रूम जैसा होता है कि हमें उसके अंदर एंटर करना पड़ता है. शिवलिंग जैसे होता है आपने देखा होगा कि अंदर एंटर करना पड़ता है. दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्ता. दिस इज कॉल्ड एज गर्भरिघा एंड अ वेरांडा विथ 4 कॉलम्स. तो गर्भरिघा होगा, गाभारा होगा, उसके बाद बाहर होगा वरांडा होगा जहां 4 कॉलम्स होंगे. द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया हैज रीच इट्स पीक by 8th century CE. This is easily testified by the magnificent composition of Kailasa temple at Virul. So Virul में जो कैलासा टेम्पल है that was built in 8th century CE. So this is the example. This is Nagara style of painting. We will see what is Nagara style. By the medieval period, various type of temple architecture has developed in India. The style of temple architecture are identified by the style of tower. शिखर, तो मंदिर के ऊपर ये शिखर है, ये सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है मंदिर का. नगारा स्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द्रविड़ा स्टाइल ऑफ साउथ इंडिया. सी दिस इज नगारा स्टाइल, दिस इज साउथ इंडिया. तो आप सॉरी नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में आपने अगर कोई मंदिर देखा होगा तो ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है. ऊपर सबसे ऊपर उसका कलश होता है मंदिर के ऊपर. ऊपर टेपर करते जाता है, ऊपर ऊपर एरिया कम होते जाता है. तो दिस टाइप ऑफ टेम्पल्स आर सीन इन नॉर्थ इंडिया. बट इफ यू सी साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में ऐसे टाइप का उसका टॉप मोस्ट पार्ट होगा टेम्पल का. सो दिस इज डिस्टिंक्ट टाइप. नॉर्थ इंडिया में अलग, साउथ इंडिया में अलग. सी द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आर आइडेंटिफाइड बाय द स्टाइल ऑफ टावर. सो टावर से आइडेंटिफाई करते हैं कि नॉर्थ में टावर कैसा है, टॉप मोस्ट पोजीशन कैसा है टेम्पल का. तो हमने देखा नॉर्थ में ऐसा है और साउथ में ऐसा है. द्रविड़ा स्टाइल पेंटिंग, द्रविड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज इन द साउथ. सो इट डिपेंड्स, इट डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उसका टॉप मोस्ट पार्ट कैसे दिखता है, टावरिंग पार्ट कैसे दिखता है, उसके ऊपर डिफाइन करेंगे. Then Dravida style of South India are the two principal styles of Indian temple architecture. A blend of these two styles is known as Visara style. So दोनों का blend, कि दोनों का जहाँ mixture है, that kind of style is called as Visara style. The Bhumijya style seen in Madhya Pradesh and Maharashtra has close resemblance in the Nagara style from the structural viewpoint. So Bhumijya style that is seen in Maharashtra, Madhya Pradesh, दोनों जहाँ ऐसा जो temples बनता है, it is having resemblance of Nagara style. In the Bhumija style, series of miniature towers are arranged, which becomes smaller towards the top. So top में अगर जाओगे तो छोटा होते जाता है. Which becomes smaller towards the top. Hence the towers appear to be continuously rising from the base of the temple to the top. So ये towers कैसे rise होते जाते हैं ऐसे लगता है हमको. So at the top the width is less. बाद में नीचे increase होते जाता है. This type of painting is this type of temples are Bhumija temple. These are seen in Madhya Pradesh and Maharashtra. See, it is interesting to know temples in Maharashtra built in 12th to 13th century are known as Hemadpanthi temple. So this kind of temple, ये temple का जो structure है, that kind of temples that are built in Maharashtra in 12th and 13th century, these are called as Hemadpanthi temple. One example of Hemadpanthi temple is a temple in Ambarnath. Ambarnath में जो शिव का temple है, that is example of Hemadpanthi temple. The outer walls of Hemadpanthi temples are built in star shape. So outer walls that are built in star shape. In the star shaped plan, the outer walls of the temple has a zigzag design. The result into an interesting effect of alternating light and shadow. So light and shadow का effect दिखता है बाहर जो outer walls है वहाँ. The result into an effect of alternating light. Important characteristics of Hemadpanthi temple. मैसोनरी. मैसोनरी मतलब जो वॉल बनाने के लिए जो हमने क्या क्या मटेरियल यूज़ किया. जैसे अभी हम लोग वॉल बनाते हैं तो उसके अंदर ब्रिक्स यूज़ करते हैं, उसके अंदर सीमेंट यूज़ करते हैं, या फिर जो
सीमेंट यूज़ करते थे, ये यूज़ करके हम लोग वॉल बनाते हैं। लेकिन अर्लियर टाइम पे जो मोर्टार था, मोर्टार मतलब जो दो ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए हम लोग जो केमिकल यूज़ करते थे, ये यूज़ नहीं करते थे, मोर्टार यूज़ नहीं करते थे। तो क्या करेंगे, एक एक स्टोन के अंदर दूसरे स्टोन को हम लोग फिक्स करते थे, दोनों एक एक स्टोन के अंदर दूसरे स्टोन को फिक्स करते थे। ऐसे हम लोग स्टोन्स को एक जगह से फिक्स करते थे। वी वर नॉट यूजिंग सीमेंट, सीमेंट यूज नहीं करेंगे। जैसे एक जगह एक स्टोन को हम लोग को थोड़ा सा होल बना देंगे और दूसरे स्टोन में पॉइंटेड पार्ट रखेंगे और दोनों एक दूसरे के अंदर फिट कर देंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट वाज हैपनिंग, वी वर नॉट यूजिंग मोर्टार। द वॉल्स वेयर बिल्ड विदाउट यूजिंग मोर्टार। मोर्टार मीन सीमेंट, जो फिक्स करने के लिए यूज करते, जो दो स्टोन को ज्वाइन करने के लिए, वो यूज नहीं करते थे। सो दे वर डूइंग बाय लॉकिंग द स्टोन्स बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ टेनॉम एंड मोर्टाइज ज्वाइंट। सो दोनों में ज्वाइंट करते थे, एक जगह पे थोड़ा होल रहेगा, दूसरी जगह पे थोड़ा पॉइंटेड पार्ट रहेगा, तो वो जो स्टोन है जिसमें पॉइंटेड पार्ट है उसको हम लोग होल वाले स्टोन में फिक्स करेंगे। सो मोर्टार यूज नहीं करते थे, दे वर नॉट यूजिंग सीमेंट और सीमेंट टाइप ऑफ मटेरियल, they were using locking the stones. The Ambareshwar temple of Ambarnath near Mumbai, so it is near Mumbai, it is in Thane, or Gondeshwar temple at Sinnar near Nashik, and Aunda Naganath temple in the Hingoli district are the few finest examples of Hemadpanthi style. This plan is star shaped. The Hemadpanthi temples are found in several parts of Maharashtra. So this is the example of Gondeshwar temple. This is found in Sinnar near Nashik. अंबरनाथ टेम्पल इज ऑल्सो जस्ट लाइक दिस, इट इज नॉट पूरा ऐसे नहीं है, लेकिन जैसे ऐसे ही स्टाइल है उसका। यू कैन, इफ यू आर लिविंग नियर ठाणे और मुंबई, प्लीज विजिट अंबरनाथ टेम्पल, इट इज वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। इन द मिडिवल पीरियड, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मुस्लिम सल्तनेट्स, पैट्रोनेज मीन्स अंडर द सपोर्ट ऑफ मुस्लिम सल्तनेट्स, जो आर्टिस्ट थे उनको मुस्लिम सल्तनेट्स पे करते थे या सपोर्ट करते थे। सो अंडर द स्टाइल ऑफ मुस्लिम सल्तनेट्स, मेनी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर such as Persian, Central Asian, Arabic and pre-Islamic native Indian styles were blended together, creating a Islamic architecture of India. So, जो इंडिया का आर्किटेक्चर था, जो मुगल्स ने पर्शिया से आर्किटेक्चर लाया था, वो हर एक जगह का आर्किटेक्चर को हमने ब्लेंड किया, सबको मिक्स किया और मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, नया स्टाइल डेवलप किया। That new style of architecture was developed. That was called as Islamic architecture of India. Many beautiful buildings were created. The Qutub मेहराली नियर दिल्ली, ताज महल इन आगरा, गोल गुम्बज एट बीजापुर इन कर्नाटका आर वर्ल्ड फेमस एग्जांपल्स ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। सो कुतुब मीनार इज वन ऑफ द टॉलेस्ट मीनार ऑफ द वर्ल्ड। ये जो मीनार है कुतुब मीनार, दिल्ली में है कुतुब मीनार है, इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट मीनार, सबसे ऊंचा मीनार है वर्ल्ड का। इट इज यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कुतुब मीनार के आसपास में भी थोड़े मॉन्यूमेंट्स है, सभी को ऐड करेंगे। तो कुतुब मीनार का जो एरिया है, इट इज यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, so it is very famous. The construction of building of Qutub Minar started the reign of Qutbuddin Aibak. So Qutbuddin Aibak was the Sultan. He was a head. He was a king. So during his time, the construction was started. See, उसके नाम से कुतुब मीनार नाम आया, Qutbuddin Aibak. He was in 12th century CE and was completed in the reign of Iltutmish. Iltutmish उसके बाद जो किंग था, उसके रूल में कंप्लीट हुआ. So it take lot of time to build this मीनार. तो इस कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे स्टार्ट हुआ उसका कंस्ट्रक्शन, और इल्तुतमिश के जब भी रूल था तभी एंड हुआ उसका काम। कुतुब मीनार इज द हाईएस्ट मीनारेट इन द वर्ल्ड. इट इज 73 मीटर्स और 240 फीट इन हाइट. द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कुतुब मीनार के अंदर से स्पाइरल लैडर है, वो लैडर को यूज करके हम लोग ऊपर तक पहुंच सकते हैं। सो the Mughal Emperor Shah Jahan built Taj Mahal in the memory of Queen Mumtaz Mahal. So मुमताज महल का जब डेथ हुआ तो उसके मेमोरी में शाहजहां ने ताजमहल बनाया। ताजमहल के अंदर मुमताज महल का कब्र है, उसका ग्रेव है, और जब भी शाहजहां का डेथ हुआ तो मुमताज महल के पास में शाहजहां का भी ग्रेव है। सो बेसिकली ताजमहल के अंदर क्या है, ग्रेव, जैसे हम हिंदी में उसके कब्र बोलते हैं। The Mughal Emperor Shah Jahan built Taj Mahal in the memory of his queen Mumtaz Mahal. Taj Mahal is looked upon as a paramount example of the beauty of Islamic architecture in India. So Taj Mahal is it is among 7 wonders of the world. So it is very beautiful monument. The world famous building has been declared as World Heritage Site by UNESCO.
The Gol Gumbaz of Bijapur in Karnataka was built in 7th century CE. This grand building houses the burial of Muhammad Adil Shah of Bijapur. ये जो बड़े बड़े जो हमें एक मॉन्यूमेंट्स दिखते हैं, इसमें ज़्यादा करके जो किंग है उनका बरियल प्लेस है, उनका कबर है. जैसे ताजमहल में हमने देखा शाहजहां और मुमताज़ महल का कबर है, वैसे ही एक हुमायूंस टॉम्ब है दिल्ली में. सो इन हुमायूंस टॉम्ब ऑल्सो वी कैन फाइंड हुमायूंस ग्रेव. So in this similar way, in Gol Gumbaz, that is in Bijapur in Karnataka, was built in 17th century CE. The grand building houses the burial of Muhammad Adil Shah of Bijapur. This is Gol Gumbaz. Inside the dome, ये जो ऊपर का rounded structure है, ये dome है. This is called as dome. After which the building is named. This is a round gallery. Even a slight whisper by a person standing in this gallery can be heard everywhere. तो छोटा सा भी आवाज तो सभी लोगों को सुनाई देगा. So this is the speciality of this building. Even if we clap, so clap करेंगे तो भी उसका इको आएगा, बहुत बार उसका इको सुनाई देगा, बार बार आवाज सुनाई देगा. See, during the British period, a new architectural style arose in India. See, we have seen जैसे महाराष्ट्र में हेमाड़पंथी स्टाइल था, बाद में मुगल्स आए तो उनका स्टाइल अलग हो गया, वापस ब्रिटिशर्स आए. तो ब्रिटिशर्स ने जो अपना जो इंडियन स्टाइल था, मुगल स्टाइल था, या उनका जो यूरोप का स्टाइल था, सबका फ्यूजन किया और नया स्टाइल डेवलप किया. सो वी विल सी व्हाट इज दैट स्टाइल. सी, इट इज नोन एज इंडो गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल. सो दिस वाज स्टार्टेड बाय ब्रिटिशर्स. Building like churches, government offices, residence of top officials, railway stations were built in the style during this British period. See, this is the Chhatrapati Shivaji Maharaj railway terminus. This is in Mumbai. ये भी ब्रिटिशर्स ने बनाया था. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इंडो गोथिक आर्किटेक्चर स्टाइल. छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इन मुंबई. It is the finest example of Indo-Gothic architecture and it is World Heritage Site. So this is also declared as World Heritage Site. But Indian tradition of performing arts. So in this part we will talk about performing arts और ललित कला जो हम परफॉर्म करते हैं, स्टेज पे जाके परफॉर्म करते हैं, उसमें खुद इन्वॉल्व होते हैं. ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग फोक आर्ट्स. India has independent and varied traditions of folk song, folk instrumental music, folk dance and folk theatre which are characteristics of every particular region. सी इंडिया के आप हर रीजन पे जाओ तो उनका अलग फोक सॉन्ग होता है, उनका अलग डांस होता है. जैसे आप आसाम में जाओगे तो अलग डांस होगा, कश्मीर में जाओगे तो अलग होगा, साउथ इंडिया में जाओगे तो अलग होगा, यूपी जाओगे तो अलग होगा, महाराष्ट्र में अलग होगा. सो हर एक रीजन में अलग टाइप का फोक सॉन्ग होता है. जैसे फोक डांस होता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग होते हैं, हर एक जगह पे हर एक लोग होते हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट्स अलग होते हैं. दिस आर फोक सॉन्ग जो ट्रेडिशनली चलता आ रहा है. सो ऑल्सो फोक थिएटर, उनके जो परफॉर्मेंस होते हैं, सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दशावतार. सो ये सब हर एक रीजन पे डिपेंड है, हर एक रीजन पे अलग अलग टाइप का फोक परफॉर्मेंस होता है. सो दिस इज नॉट हैविंग एनी टेक्निकल knowledge. People are not having any technical knowledge. They are just performing. They are taking this art from their ancestors and they are continuing. So this kind of architecture, this kind of art is found in different parts of India. There exist many rich traditions of performing folk arts in Maharashtra also. So we have different folk arts in Maharashtra. जैसे भारुड होता है, लावनी होता है, या फिर गोंधड़ होता है. ये different type of folk arts है महाराष्ट्र में. They develop an integral part of religious festivals and social life. So festivals में इसका performance होता है और society में हर एक लोग वो perform करते हैं. To name few, we may mention कोली डांस. कोली डांस कौन करेंगे? जो सी के पास होते हैं, आगरी लोग होते हैं, कोली लोग होते हैं, ये कोली डांस करते हैं. देन टपारा डांस, दशावतार ऑफ कोंकण, सदर्न कोंकण जो सिंधुदुर्ग एरिया है वहाँ दशावतार करते हैं. देन पोवाड़ा जो महाराष्ट्र का पोवाड़ा फेमस है, पोवाड़ा में सॉन्ग यूज करके हम स्टोरी कन्वे करते हैं. शिवाजी महाराज का पोवाड़ा होता है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उनका पोवाड़ा होता है. देन कीर्तन एंड जागर एंड गोंधड़. सो गोंधड़ कभी होता है जब भी गॉड को प्रे करते हैं हम. सो एज सॉन्ग हम लोग गॉड को प्रे करते हैं, ये रात में ज्यादा होता है. सो गोंधड़, जागर मतलब हम जागरण करते हैं, रात को सोते नहीं है और गॉड को प्रे करते हैं. दिस आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ फोक आर्ट ऑफ महाराष्ट्र. Then tradition of classical performing arts. So now we will talk about classical. Classical का क्या होता है? कुछ रूल्स होता है, उस रूल्स के हिसाब से ही हमें काम करना पड़ता है, हमें परफॉर्म करना पड़ता है. See, India has a rich heritage of classical performing art too. The text of Natya Shastra written by Bharat Muni is supposed to be the earliest one discussing music and theatre. So नाट्य शास्त्र का जो टेक्स्ट लिखा था, that was written by Bharat Muni. So in that text he has written there are some laws how music and how theatre or how नाटक मतलब theatre जो हम नाटक करते हैं ये कैसे परफॉर्म होना चाहिए. The 9 moods,
तो ये जो आर्टिस्ट होता है उसके अलग अलग 9 मूड्स उसको परफॉर्म करना पड़ता है. सी व्हाट आर द 9 मूड्स. फर्स्ट 9 moods or 9 ras supposed to be fundamental in the presentation of Indian performing arts. See, first is श्रृंगार. श्रृंगार मतलब जो लव के सीन्स होते हैं, जो लव कन्वे करने के लिए हम लोग जो सीन करते हैं, दिस आर श्रृंगार. देन हास्य मतलब ह्यूमर, कॉमेडी होना चाहिए. देन बीभत्स और रिपल्शन मतलब एंगर होना चाहिए, हॉरर होना चाहिए, दिस इज बीभत्स. देन रौद्र, टेरिबल. देन करुणा और सैड, जो सैड परफॉर्मेंस होता है, जिसे करुणा. देन वीर, हीरोइक, जैसे हमें शिवाजी महाराज या जो महाराणा प्रताप, इनके बारे में अगर मुझे एक्टिंग करना है तो मुझे वीर या हीरोइक थिंग्स बताना पड़ेगा. देन भयानक, दिस इज फियरफुल. और अद्भुत और वंडरस. एंड शांत, पीसफुल. दिस आर द डिफरेंट 9 moods दैट द आर्टिस्ट हैज टू परफॉर्म. Indian people came into contact with cultural traditions of other nations and they resulted into blending of many different streams in the presentation of Indian performing arts. So India के लोग है ना बहुत सालों से बाकी कंट्रीज से कांटेक्ट में है. So they are in contact with different countries in the world like Europe, like Arabic countries. So they are in contact. So जहाँ कांटेक्ट होगा वहाँ क्या होगा, उनका भी आर्ट फॉर्म हमारे कंट्री में इंक्लूड होगा. So Indian art form is a blend of all the art forms in the world. So as a result, it has also evolved. So it is having blend of different streams in the presentation of Indian performing arts, enriching them over time. So ये जो हमारा Indian art है, it is enriching over time because other art form is also influence over Indian art. As a result, many styles of presentation of classical vocal music, instrumental music and dance came into existence. So जो classical music and then vocal music, जो vocals जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करके जो बजाते हैं, that is instrumental music. Then dance came into existence. Various schools preserving them styles have also created. Schools मतलब क्या होता है कि कुछ आर्टिस्ट होते हैं जिनका एक तरीका होता है परफॉर्मेंस करने का, तो वो एक स्कूल बन जाता है. So that is various schools that are preserving this art form. There are two main branches of Indian classical music. So this two main branches are Hindustani music and Carnatic music. Similarly, there are two forms of classical, Shastriya or Upashastriya. Shastriya means classical and semi-shastriya, that is Upashastriya. The semi-classical has included many styles of folk music. So the beautiful blend of three forms of music, vocal and instrumental and dance can be seen in various Indian classical dance. So आपने देखा होगा कि डांस भी होता है, म्यूजिक भी होता है और इंस्ट्रूमेंट्स का भी हम लोग प्ले करते हैं. जो म्यूजिक से इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, डांस भी करते हैं और सिंगर भी होता है, जैसे भारतनाट्यम या फिर also we are having Lavani or Odissi in Odisha or Kathakali. These are the examples of fusion of dance, music and singing. So we are having different styles of classical dance like Kathak of North India, Lavani of Maharashtra, Odissi of Odisha, Bharatnatyam of Tamil Nadu and Kathakali and Mohiniyattam of Kerala. So these are the different performing art. These are the semi-classical or classical art performance. See, the ruler of Bijapur, Ibrahim Adil Shah II, wrote a Persian text language entitled Kitab-e-Navras. The title is about Indian classical music. It includes verses sung in Dhrupad style and enables the audience to experience the joy of excellent poetry. Dr. Arun Prabhune has edited the text in Marathi and translated of verses printed on the cover of the text reads as follows. तो ये text में क्या लिखा हुआ है? O Mother Saraswati, you are divine light in the world and you are completed with all completies. If Ibrahim receives your grace, the poetry of the Navras will become eternal. See, Ibrahim is a Muslim, but still he is praying to Saraswati because Saraswati is God of knowledge. Saraswati is God of knowledge. जो इब्राहिम प्रे कर रहा है सरस्वती को कि आप मुझे ब्लेस करो. सो आपका ब्लेसिंग होगा तो ये जो नवरास है जो मैंने लिखा है ये बहुत फेमस हो जाएगा, ये बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा. A beautiful blend of three forms of music. So we have seen Kathakali or Odissi or we are having Lavani. These are the fusion of music, singing and dance. See, this is the photograph of Lavani performance. Lavani performance is of Maharashtra. Then Kathakali of Kerala. See, in India, in the post-independence period, various festivals of music and dance are organized with the view to make it accessible to common people. So, many people attended this festival, including Indians and foreigners alike. So, see, हम लोग क्या करें, जो Indians को festival
इंडियंस को अगर परफॉर्मेंस देखना है तो उनको बाहर जाना पड़ेगा घर से, तो ये पब्लिक फेस्टिवल्स होते थे, पब्लिक परफॉर्मेंस होते थे, सो दैट मेनी पीपल और मेनी इंडियंस could go and visit there and they can take the and they can see the performance. So there are some महोत्सव मतलब एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं जिसमें ये प्रोग्राम्स होते हैं. सो वी आर हैविंग सवाई गंधर्व फेस्टिवल एट पुणे इज अ फेमस वन. सो सवाई गंधर्व फेस्टिवल ऑफ पुणे, सो वहाँ ये अलग अलग क्लासिकल परफॉर्मेंस होते हैं, सो दैट पीपल कैन गो देयर and they can watch or they can listen to the music. Lately, we can see an inclination towards experimenting and creating fusion of various musical styles by trying to overcome the limitations imposed by traditional style or school. ये जो ट्रेडिशनल स्टाइल होते हैं, क्लासिकल स्टाइल होते हैं, उनका एक फिक्स रूल होता है कि वही करना है, कि ये रूल के बाहर नहीं जाके करना है कुछ. बट आफ्टर दैट वी हैव यूज अदर स्टाइल्स ऑफ आर्ट ऑल्सो, कि ये क्लासिकल म्यूजिक के साथ हम और कुछ यूज करते हैं, चीज करते हैं. सो ये फ्यूजन होगा तो क्या करेगा, नया आर्ट फॉर्म बनेगा, नया म्यूजिक बनेगा. सो पंडित उदय शंकर is a prominent name among such artists who created a new style of Indian classical dance and European opera. यूरोप में जो ओपेरा होता है और इंडियन क्लासिकल डांस, दोनों का उन्होंने फ्यूजन किया, पंडित उदय शंकर. He also included various forms of folk dance in his style. Thus, scope of presenting of Indian performing arts seems to be constantly expanding. The same phenomena is appeared in the field of Indian visual arts. जो इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स है, ये हम लोग बार बार उसको डेवलप करते जा रहे हैं. जैसे इंडिया का जो ट्रेडिशनल स्टाइल है, उसके साथ हम लोग यूरोप का स्टाइल, अरेबिक स्टाइल, ऐसे सब स्टाइल को यूज करके हम नया स्टाइल डेवलप कर रहे हैं, लाइक पंडित उदय शंकर. So there are many artists who are trying to develop performing arts. Also, in the case of visual arts, जो इंडिया का visual arts है, पेंटिंग है या स्कल्पचर है, मूर्ति बनाने का जो आर्ट है, so we are also using Indian art form. Along with the Indian art form, along with the traditional Indian art form, we are using other countries' art form also. And the last part we will talk about art, applied art and professional opportunities. So basically we will see what are the different professional opportunities or what are the different employment opportunities, job opportunities that we are getting in arts. See, first, art history is an independent branch of knowledge. Various opportunities of research are available in this field. See, whenever we are studying about the art, एक आर्ट के बारे में जब भी हम स्टडी करते हैं, इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ स्कल्पचर्स, जो हम स्कल्पचर्स बनाते हैं या पेंटिंग्स बनाते हैं, तो पेंटिंग्स के आर्ट के बारे में जो स्टडी करते हैं, आर्ट के हिस्ट्री के बारे में जो स्टडी करते हैं कि पेंटिंग्स कैसे इवॉल्व होते गया, अब एंशिएंट टाइम पे या स्टोन एज टाइम पे पेंटिंग्स कैसे बनता था, आज पेंटिंग्स कैसा है, तो हम स्टडी करते हैं. कोई भी आर्ट के बारे में हमें स्टडी करने के लिए लोग चाहिए जिनके पास उसका एक्सपर्टीज होता है, जिनके पास एक्सपर्ट नॉलेज होता है. सो दैट पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू टॉक अबाउट स्कल्पचर्स, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स है, उसके बारे में स्टडी करने वाले भी लोग होते हैं, जो चेक करते हैं कि जो स्टडी करते हैं कि मॉन्यूमेंट्स कैसे कैसे बनते गए, क्या क्या चीज़ यूज़ किया हमने मॉन्यूमेंट्स में, एंशिएंट टाइम पे कैसे होता था, मिडिवल टाइम में कैसे होता था, मॉडर्न टाइम में कैसे होता था, कैसे कैसे हमारा स्ट्रक्चर चेंज होते गया. इफ़ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ इंडिया, इंडिया में जो गुम्बज है, जो ताजमहल का जो गुम्बज है, ये इंडियन स्टाइल ऑफ आर्ट नहीं है, ये हमने मुगल से लिया. ऐसा अलग अलग टाइप का आर्ट पूरा फ्यूजन हुआ है इंडिया में. इंडिया से कुछ स्कल्पचर्स का स्टाइल बाहर के कंट्रीज में गया हुआ है. सो देयर आर सम पीपल हु आर स्टडिंग अबाउट दिस. दिस आर द पीपल हु आर बेसिकली हिस्टोरियंस और बेसिकली रिलेटेड टू आर्ट्स. सो दिस पीपल आर हैविंग थरो नॉलेज अबाउट द आर्ट्स. सो इन लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है. लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज और व्हाट आर द डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू दिस पीपल. See, various opportunities of research are available in these fields. First opportunity is art historians can work in the field of journalism. Journalism मतलब जो मीडिया होता है या फिर न्यूज़पेपर्स होता है, न्यूज़ चैनल्स होता है, इसमें काम कर सकते हैं. सी, अगर मुझे न्यूज़ चैनल्स को या न्यूज़पेपर को किसी आर्ट्स के बारे में कुछ न्यूज़ लिखना है, तो ऐसे लोग जो उनको चाहिए होता है जिनको उसके बारे में पता है, कि सपोज मुझे ताजमहल के बारे में लिखना है या फिर शिवाजी महाराज उन्होंने जो फोर्ट्स बनाए थे या फिर अजंता एलोरा केव्स है उसके बारे में लिखना है, तो ऐसे लोगों का ज़रूरत है जिनको उसके बारे में पता है, जिसको आर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है. सो दैट पीपल कैन गेट जॉब इन जर्नलिज्म, दैट पीपल कैन गेट जॉब इन मीडिया. उनको पता होता है कि कैसे वो बिल्डिंग को बनाया हुआ है या फिर क्या मटेरियल यूज़ किया था, ये कभी बिल्डिंग कंप्लीट हुआ था, किसने बनाया था, ये पूरा इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है. सो if the information is available with the person, then that person can make a good news, or that person can write good article in newspaper. So these people are getting jobs in newspapers or in media, or we can say it in journalism. Art market is an independent field. It calls for separate expertise to access the value
exact value of an art object or to ensure that it is genuine. See, whenever we are buying any sculpture or any painting, so we will see whether the painting is genuine or not. ये जो paintings हम लोग buy करते हैं या फिर कोई art object buy करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो उससे पहला हमें वैलिडेट करना पड़ता है कि ये करेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या. हमने अगर किसी ने हमें बेचा कि ये 2000 साल पुराना है या फिर 200 साल पुराना है, बेसिकली 200-300 साल पुराना है, तो हमें पहला चेक करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा कि वेदर दैट ऑब्जेक्ट इज 200 ईयर्स ओल्ड और नॉट, और व्हाट इज द रियल प्राइस ऑफ दिस. So there are some people who are experts in this. They know whether that object is 200 years old or what is the exact price of this. So these people are basically from art industry. They are from arts के लोग होते हैं जिनको उस ऑब्जेक्ट के असलियत के बारे में पता होता है. सो आर्ट मार्केट मतलब जो आर्ट के जो अलग अलग मार्केट्स होते हैं जहाँ अलग अलग चीज़ें बेचने को मिलती है हमें. डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, पेंटिंग्स होते हैं, अलग अलग मूर्ति होती है. सो वी आर बाइंग दिस. सो देर आर सम पीपल हु नो अबाउट दैट. So there are independent field. It calls for special expertise to access the exact value of an art object. Exact value means exact price of the art object. Then to ensure it is genuine. Genuine matlab it is original. An expert with deep knowledge or deep understanding of art history is required for this task. So expert or basically a historian who is having a great knowledge about this arts. That person can work there. Next is heritage management and cultural tourism. See, heritage जो हमारे अलग अलग monuments है, these are our heritage. So we should preserve that heritage. We should preserve the heritage for future generation. So there are some people who are having the knowledge about that heritage. If you take example of Taj Mahal, so Taj Mahal is our heritage. So Taj Mahal किसने बनाया था, उसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ किया था, कैसे उसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताज महल को, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन को भी वो देखना चाहिए. So there are some people who are having good knowledge about that, who know which material is used in making of Taj Mahal. So these people can preserve the Taj Mahal in better way. So these people are basically people who are belonging to arts field. So tourism heritage management and cultural tourism are recently developed field. In this field, student of art can find many professional opportunities. Museums, archive management, library science and information technology, archaeological research, Indology are some important fields in the regard. So these are the various fields in which a person from arts field can work. So he can work in museums. म्यूजियम्स में जो कुछ चीज़ रखा होता है तो उसके बारे में हमें परफेक्ट इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि वेदर दैट आर्टिकल इज करेक्ट और नॉट, वेदर द थिंग्स दैट वी आर कीपिंग इन म्यूजियम आर जेन्युइन और नॉट, or what is the life of that thing. So we should have correct knowledge about this. So person who is from arts or who is having good knowledge about the arts can work there. Then he can work in archives management or library science, information technology, archaeological research, Indology are some of the important field in the regard. So they can work in this field. Next is applied arts. Applied arts, the visual and performing arts are primarily looked upon as the means of entertainment of the people. So we have seen what is the applied art. See, applied art मतलब जो art जो visual art होता है. Suppose I am doing a play. अगर मैं कोई नाटक कर रहा हूँ, ये mythological stories के ऊपर या कोई ancient stories के ऊपर मैं नाटक कर रहा हूँ, it is also a art. और modern times में जो भी नाटक करते हैं हम या सिनेमा, it is also a type of art. So there are some artists who are performing. So it is a performing art. It is a performing art and visual art. Visual मतलब हम देख सकते हैं उसे, जैसे प्लेज होता है, नाटक होता है, या फिर कोई डांस परफॉर्मेंस हो रहा है, या फिर कोई मूवी दिख रहा है. ये परफॉर्मिंग आर्ट है जहाँ लोग जाके परफॉर्म करते हैं. सो परफॉर्मिंग आर्ट्स आर प्राइमरली लुक्ड अपॉन एज अ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल. सो दे आर एंटरटेनिंग पीपल, लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं. द आर्टिस्ट परफॉर्म्स प्राइमरली विद द पर्पज. However, there is a scope of combine an artistic creation with utility of value to make it economically viable. सो आर्टिस्ट का कोई पर्पस होता है कि कुछ चीज़ों के लिए काम कर रहा है. सी बट वी कैन कंबाइन द आर्टिस्टिक क्रिएशन विद यूटिलिटी वैल्यू. जो आर्टिस्ट कुछ क्रिएट कर रहा है उसका हम यूटिलिटी, आज हमें क्या उसका उपयोग होगा, ये हमें देखना चाहिए. सपोज आई एम मेकिंग अ बिल्डिंग, आई एम डूइंग समथिंग, आई एम मेकिंग अ पेंटिंग. सो उस पेंटिंग का या कोई मैं मॉन्यूमेंट बना रहा हूँ, बिल्डिंग बना रहा हूँ, उसका पीपल को यूज होना चाहिए. इफ पीपल आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दैट, then only that thing is good. Otherwise there is no use of that thing. So whatever we are making, whatever arts that we are doing, people should get benefit from that, or we should get utility from that. Suppose I am doing a performance, then that artist should get some money. So ये जो arts होता है, जो उसे अच्छे तरीके से present करेंगे तो वहाँ लोग जाके उसे पैसा देंगे. So उसका utility अच्छा होना बहुत important है. So
Thus, an artistic creation with utilitarian purpose is called as applied art. Applied art मतलब हमारे पास जो आर्ट्स का स्किल्स है ये हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने के बाद उससे कुछ पैसा मिलेगा या उससे कुछ फायदा होगा लोगों को. सपोज आई एम अ गुड एक्टर, but if if I'm not performing in front of people, then I will not get anything, or people will also not get anything. So अप्लाइड आर्ट में क्या होता है, जो आर्ट्स का हमारे पास स्किल्स है वो स्किल हम यूज करके उसका कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट लेके आ सकते हैं. सपोज आई एम अ गुड पेंटर और आई कैन मेक गुड हैंडीक्राफ्ट्स. सो इफ आई एम मेकिंग गुड हैंडीक्राफ्ट्स एंड आई एम सेलिंग इन द मार्केट, देन ओनली आई विल गेट मनी, और पीपल हु आर वर्किंग विथ मी दे विल गेट मनी. सो जो भी हमारे पास आर्ट्स है और आर्टिस्टिक क्रिएशंस है विथ एन यूटिलिटेरियन पर्पस. सो यूटिलिटेरियन पर्पस मतलब उसका यूटिलिटी होना चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए. अगर ऐसा होगा तो ही दैट इज कॉल्ड एज अप्लाइड आर्ट. देन इंडस्ट्री एंड एडवर्टाइजमेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग. सो इंटीरियर डिजाइनिंग आपको पता होगा कि जो हमारा रूम घर का डिजाइनिंग करते हैं या फिर कोई बिल्डिंग का डिजाइनिंग कर रहे हैं तो उसमें भी अलग अलग तरीके के आर्ट्स यूज करते हैं. इंटीरियर डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंट्स. सो वी आर मेकिंग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्नामेंट्स. सो ऑर्नामेंट्स में भी अलग अलग आर्टिस्ट काम करते हैं. देन आर्ट डिजाइन ऑफ स्टेज बैकड्रॉप्स. स्टेज बैकड्रॉप्स को क्या बोलते हैं, नेपथ्य. सी अगर मैं कोई नाटक कर रहा हूं तो नाटक के पीछे जो स्टेज होता है, जो सेट होता है, वो अगर इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ वन नाटक दैट इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ शिवाजी महाराज. शिवाजी महाराज उनके लाइफ के ऊपर एक नाटक है, तो मुझे वैसा सीन क्रिएट करना पड़ेगा. उनके टाइम पे कैसा कैसा ट्रेडिशन यूज करते थे, क्लोथ कैसे यूज करते थे, या फिर कैसा उनका फोर्ट बनाना पड़ेगा. ये जो आर्टिस्ट क्रिएट करता है, जो सेट बनाता है, या मूवीज का सेट, इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ हिस्टोरिकल मूवीज, पद्मावत और जोधा अकबर, ये सब जो मूवीज है, ये मूवीज में अलग अलग सेट बनाए गए थे. सो वाइल लुकिंग दैट देर आर सम पीपल हु आर हैविंग एक्सपर्ट नॉलेज अबाउट दैट फील्ड. तो उनको पता होता है कि जोधा अकबर या अकबर के टाइम कैसे बिल्डिंग्स थे, या फिर बाजीराव, पेशवा बाजीराव, तो उसके टाइम कैसे बिल्डिंग्स थे. सो देर आर सम पीपल हु आर हैविंग एक्सपर्ट नॉलेज अबाउट दिस. सो दिस पीपल आर वर्किंग इन प्लेस और नाटक में काम करते हैं. इनका मेन काम क्या होता है, वो सेट डिजाइन करना, जहां नाटक होने वाला है उसका सेट डिजाइन करना. देन आर्ट डायरेक्टर्स ऑफ फिल्म. सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट पद्मावत और बाजीराव मूवी. सो ये आर्ट डायरेक्टर्स, आर्ट मतलब जो सेट बनाते हैं, मूवीज का सेट बनाते हैं, दिस आर बेसिकली आर्ट डायरेक्टर्स फॉर फिल्म्स एंड टेलीविजन. टेलीविजन का कोई सीरियल है, इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ मराठी सीरियल, सो संभाजी महाराज, उनके लाइफ के ऊपर एक सीरियल आता है. इट इज ऑन जी मराठी पे सीरियल आता है. इट इज ऑन बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ संभाजी महाराज. सो उनका अगर मैं कोई सीरियल बना रहा हूँ तो उनके टाइम पे कैसा बिल्डिंग्स था, कैसे कपड़े पहनते थे लोग, ये मुझे पता होना चाहिए. So, ये किसे पता होगा, जो आर्ट्स के बारे में स्टडी करता है. तो दिस पीपल आर गेटिंग जॉब्स इन आर्ट डायरेक्शन फील्ड, इन मूवीज और नाटक और प्लेज, और दे आर ऑल्सो गेटिंग जॉब्स इन टेलीविजन. देन क्रिएटिंग अट्रैक्टिव लेआउट्स ऑफ बुक्स का जो लेआउट होता है या फिर प्रिंट जो कवर पेज होता है, तो दिस पीपल कैन गेट जॉब टू डिजाइन दैट. देन मैगजीन डिजाइन करने के लिए भी वो यूज कर सकते हैं, बिकॉज अगर कोई हिस्टोरिकल मैगजीन है, उस मैगजीन में कैसे फोटो यूज करना चाहिए, कैसा डिजाइनिंग करना चाहिए, जैसे किसे पता होगा, जिनको आर्ट्स के बारे में नॉलेज है. देन कैलीग्राफी इज राइटिंग जो करते हैं, अलग अलग स्टाइल्स में जो राइटिंग करते हैं, अलग अलग ब्यूटीफुल स्टाइल्स में जो राइटिंग करते हैं, दिस इज कैलीग्राफी. देन प्रोडक्शन ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स. सो ग्रीटिंग कार्ड मुझे प्रोड्यूस करना है, तो उसमें भी मुझे उसे डिजाइन करना पड़ता है. सो दिस बेसिकली आर्टिस्ट आर डूइंग द डिजाइनिंग. देन इन्विटेशन कार्ड, कस्टमाइज स्टेशनरी, देन गिफ्ट ऑब्जेक्ट्स आर द फील्ड ऑफ अप्लाइड आर्ट्स. जो गिफ्ट ऑब्जेक्ट्स बनाना है मुझे, तो गिफ्ट ऑब्जेक्ट को भी डिजाइन करने वाले जो आर्टिस्ट होते हैं, अगर अच्छा मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो देन आई विल गेट मोर मनी. दिस पीपल आर बेसिकली गेटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज हियर. द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, फोटोग्राफी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स. सो फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर में मुझे कोई बिल्डिंग बनाना है जिसका मुझे थीम रखना है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर वो बिल्डिंग बना रहा हूँ मैं, तो मुझे उसी तरह से उसे डिजाइन करना पड़ेगा, आर्किटेक्चर उसका प्लान करना पड़ेगा. सो दिस पीपल आर ऑल्सो गेटिंग, आर्टिस्ट आर ऑल्सो गेटिंग जॉब देयर. देन फोटोग्राफी करना है, सो आई शुड हैव नॉलेज अबाउट द यूज ऑफ कलर और लाइट, और आई शुड हैव, सपोज आई एम डूइंग फोटोग्राफी बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स, तो मुझे पता होना चाहिए कि वो उस ऑब्जेक्ट्स का कैसे बनाया था, क्या उसका हिस्ट्री है. देन दिस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स. नाउअडेज स्टिल
एंड एनिमेटेड ग्राफिक क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पज। सो कंप्यूटर में जो ग्राफिक्स बनाते हैं या फिर एनिमेशन करते हैं तो इसके लिए भी आर्ट्स का यूज होता है। सो एनिमेशन करने के लिए भी आर्ट्स फील्ड से लोग उसमें काम कर सकते हैं बिकॉज दे आर हैविंग गुड नॉलेज अबाउट मेकिंग पेंटिंग्स। तो ये पेंटिंग्स यूज करके हम एनिमेशन बना सकते हैं या कार्टून्स बना सकते हैं। So with the help of computers are for various purpose. This is also applied art. Ornaments, artistic creations of metals, earthen pots with the colorful design, objects made from cane and bamboo, beautiful glass objects, attractive textiles and clothing, etc. are listed under applied arts. So first ornaments, जो ornaments बनाते हैं, decorative ornaments बनाते हैं, these are basically artists who are making the ornaments. Then earthen pot के ऊपर जो designing करते हैं, these are also done by artists. Then द ऑर्नामेंट्स, आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ मेटल्स के जो अलग अलग चीज़ बनाते हैं, दिस आर बेसिकली डन बाय आर्टिस्ट. देन ब्यूटीफुल ग्लास ऑब्जेक्ट्स और केन एंड बाम्बू ऑब्जेक्ट्स, केन और बाम्बू यूज करके जो अलग अलग डेकोरेटिव आइटम्स और यूजफुल आइटम्स जो बनाते हैं, हम बास्केट बनाते हैं. सो दिस आर बेसिकली डन बाय आर्टिस्ट हु आर हैविंग गुड नॉलेज अबाउट दैट. और वी हैव सीन अबाउट वारली पेंटिंग. सो वारली पेंटिंग जो पेंटिंग करते हैं, वारली जो ट्राइब है जो पेंटिंग करता है, उनके पेंटिंग भी बहुत ज़्यादा डिमांड में, बिकॉज दिस आर वेरी डेकोरेटिव पेंटिंग्स दैट आर डन. दिस आर ऑल्सो इन ग्रेट डिमांड. So these people are getting jobs. The people who are knowing the paintings, these people are getting employment opportunities. Then attractive textile and clothing के ऊपर या कपड़ों के ऊपर जो टेक्सटाइल के ऊपर जो डिजाइनिंग करते हैं, these people are also getting jobs. These are also listed under applied arts. मतलब अपना जो नॉलेज है ये हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करके उसका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं. सपोज आई एम नोइंग वारली पेंटिंग मुझे पता है, लेकिन उसका कुछ मुझे यूज नहीं होगा जब तक मैं लोगों तक मेरा पेंटिंग का जो स्किल्स है वो पहुंचाता नहीं हूँ. दिस इज डन इन अप्लाइड आर्ट्स. जो हमारे पास आर्ट्स का नॉलेज है, दैट वी आर अप्लाइंग इन आवर डे टू डे लाइफ, दैट इज अप्लाइड आर्ट्स. Then every field mentioned above requires a detailed planning and meticulous management at every stage of production. So all the fields that we have seen here, this field require planning. जो मैं बना रहा हूँ, कुछ ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे प्लानिंग करना पड़ेगा, हर एक लेवल पे उसका प्लानिंग करना पड़ेगा. Then I require a meticulous management. Meticulous मतलब very great skills of management at every stage of production. It is essential to employ trained and skilled individual at every stage. So हर एक स्टेज पे मुझे skilled individual जिनको उसका इंफॉर्मेशन है, जिसको उनका नॉलेज है कि कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स, जो नॉलेज है, दिस आर स्किल इंडिविजुअल्स. देन ट्रेंड एंड स्किल इंडिविजुअल्स आर नीड टू एम्प्लॉयड. जो अगर स्किल पर्सन होगा तो ये अच्छा प्रोडक्शन कर सकता है, अच्छा डेकोरेटिव आइटम बना सकता है, अदरवाइज दैट पर्सन कैन नॉट मेक अ डेकोरेटिव आइटम. देन सम ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेसेस ऑफ आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हैव अ हिस्ट्री ऑफ सर्टेन ट्रेडिशंस. सो सपोज आई एम मेकिंग समथिंग, वारली पेंटिंग कर रहा हूँ, तो वारली पेंटिंग किस स्टाइल से करना चाहिए, इसके पीछे हिस्ट्री होता है, ट्रेडिशन होता है उनका कि इस तरीके से ही करना चाहिए. तो जिस आदमी को ट्रेडिशन आएगा, पता होगा, तो वही अच्छी तरीके से काम कर सकता है, अदरवाइज द पर्सन कैन नॉट मेक अ गुड ऑब्जेक्ट. देन द डेवलपमेंट ऑफ ईच प्रोडक्टिव प्रोसेस हैज इट्स ओन हिस्ट्री. हेंस द सिलेबस ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफ आर्ट डिजाइन इंक्लूड हिस्ट्री ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस. तो कुछ भी चीज़ मैं डेवलप कर रहा हूँ उसका हिस्ट्री होता है. तो जो भी मैं बच्चों को सिखाता हूँ, नया आर्ट फॉर्म सिखाता हूँ, तो आई शुड ऑल्सो टीच द हिस्ट्री ऑफ दैट आर्ट फॉर्म, हाउ द आर्ट फॉर्म हैज इवॉल्व्ड. इफ द पीपल नो द हिस्ट्री, देन दे विल हैव गुड नॉलेज अबाउट द आर्ट फॉर्म. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अ साड़ी या बनारसी साड़ी या पैठनी साड़ी जो बनाते हैं हम, तो उसके पीछे भी हिस्ट्री है कि कैसे ये साड़ी बनाते गए, कैसे कैसे मशीनरी यूज़ किया हमने, कैसे इवॉल्व होते गया. अगर मैं किसी को सिखा रहा हूँ तो मुझे पहले से सिखाना पड़ेगा. अगर आज ही जो मशीन यूज़ करता हूँ, आज ही जो स्टाइल यूज़ करता हूँ वो सिखाया, तो उसे पूरा नॉलेज नहीं होगा. सो आई शुड ऑल्सो टीच देम द हिस्ट्री अबाउट दैट ऑब्जेक्ट, अबाउट दैट आर्ट्स. देर आर few institutes in India which offer technical and occupational training in the above mentioned fields. So whenever we are designing the syllabus, we need to include the history of various industrial and cultural traditions. So there are very few institutes in India which are training the people in applied arts. So there are few institutes in India which offer technical and occupational training in above mentioned fields. Occupational training मतलब मैंने जो भी चीज़ बनाया, सो उसका टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए मुझे. टेक्निकल नॉलेज होने के बाद मुझे उसका ऑक्यूपेशन कर सकता हूँ, मैं कहीं जाके काम कर सकता हूँ या बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ. सपोज आई एम डिजाइनिंग अ पॉट डिजाइन कर रहा हूँ, तो मुझे टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए कि कैसे करते हैं पॉट डिजाइन. देन आई शुड यूज दैट स्किल फॉर
स्टार्टिंग का ऑक्यूपेशन, कि मैं ऑक्यूपेशन कर सकता हूँ उससे, उसके लिए बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में. अमॉन्ग देम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन इन अहमदाबाद गुजरात इज वर्ल्ड रिनोड इंस्टीट्यूट. सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, जिसने अलग अलग कंपनीज के लोगो बनाया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके सबके लोगोज बनाया, तो ये डिजाइनिंग करते हैं. ये डिजाइनिंग करने का बड़ा इंस्टीट्यूट है इंडिया में. इट इज़ अ रिनोड इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड. सो दिस इंस्टीट्यूट इज ट्रेनिंग स्टूडेंट्स to get technical and occupational training regarding the arts. This institute was introduced on online course in 2015. So they have also started an online course in 2015. Also, we have an institute in Maharashtra or in Mumbai that is known as JJ School of Arts. JJ School of Arts, which is in which is near Chhatrapati Shivaji Maharaj terminus. या मुंबई में जो इंस्टीट्यूट है JJ School of Arts. This is also very important institute or famous institute for arts. So students who are having interest in arts, they can join these institutes. So in this chapter we have studied about the Indian art form, or what are the different art form that have evolved in India. We have studied about the history of art forms. Also we have studied what are the different career opportunities, what are the different employment opportunities that are available in the arts. So in the next chapter we will study about the history of mass media. Mass media means newspapers, television, radio. ये अलग अलग mass media है. Mass मतलब people, लोगों तक पहुंचने के लिए क्या क्या तरीका हमने यूज़ किया. न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, मैगजीन स्टार्ट किया, टेलीविजन, रेडियो, इसके बारे में पढ़ेंगे.